स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव और आज भारत भूगोल और विश्व भूगोल उत्तर प्रदेश पुलिस में भूगोल से आए हुए सभी प्रश्न जितने 2006 से लेकर 2020 तक आए हुए हैं, ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए बना हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न पे, ज्यादा समय नहीं खराब करना है। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे भाई, क्या आपको ये बताना पड़ेगा कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है? ये एरिया क्या है? कच्छ का रण है। कच्छ का रण एक जगह पाकिस्तान से स्थल सीमा बनाता है, इधर पाकिस्तान है, यहाँ पे जल सीमा शुरू हो जाती है। जल सीमा, ये राज्य है आपका गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत में लौरावती से लिया गया है? अब इसका अर्थ होता है नमकीन नदी। भैया जो नदी, अब इसमें से जितनी नदियां हैं सब लगभग राजस्थान मध्य प्रदेश की नदी है। चंबल एमपी, राजस्थान यूपी, बनास कोटा जो आपकी है, कोटा प्रसिद्ध शहर, वो भी किसके किनारे है? बनास के किनारे। चंबल की सहायक बनास है। माही आपने सुना ही होगा, 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली, जाके खंभात की खाड़ी में गिरेगी, एमपी से निकल के राजस्थान, फिर गुजरात। लूनी की इकलौती ऐसी नदी है जो कहां से निकलेगी? जो निकलेगी आपके विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलेगी और कच्छ के रण में आके, ये कच्छ का रण है राजस्थान से, इसमें आके गायब हो जाएगी, उसी में सूख जाएगी, उसी में उसका पानी नीचे चला जाएगा। तो एक प्रश्न और भी इसका आता है कि वह कौन सी नदी है जो रेगिस्तान में जाके सूख जाती है, विलीन हो जाती है या विलुप्त हो जाती है? तो लूनी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी वो भी बन जाएगा और यहाँ पे नमकीन नदी कौन सी है? लूनी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? बेटा 3 दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। माना, ऊपर, नीति, लेपुलेख। माना, नीति, लेपुलेख। तो यहाँ पे तुमको ऑप्शन में सीधा टिक कर देना है। लेपुलेख दर्रा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा कि एक सेकंड, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, यूपीपी में 2020 में आया है, देख लो भाई। चलो, कथन क्या है कि सही विकल्प को चुने, कथनों को पढ़े। 1, कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ के ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। तो पहला कथन ये कौन सा है भैया? ये ठीक है। दूसरा कथन, भारतीय घुरखर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुरखर अभयारण्य घोषित किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953 और क्या है 0.70 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे बेटा ये वाला सही है, पहला तो सही है तुम्हारा, कच्छ का रण, ठीक क्या है? कच्छ का ग्रेट कच्छ रण और लिटिल कच्छ रण। और दूसरा भी सही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही, पहले ऑप्शन में टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य से संबंध में गलत है? कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव से गलत है? तो यहाँ पे आपको देखना है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है, लेकिन सहाद्रिक टाइगर रिजर्व, ये सहाद्रिक पहाड़ियां हैं और सहाद्रिक पहाड़ियां कहाँ? राजस्थान में नहीं है। कहाँ शुरू होती है? गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात के एकदम दक्षिण में, पूर्व दक्षिण में, और महाराष्ट्र शुरू होंगी। तो यहाँ पे आप किसको टिक कर देंगे? डी वाले को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? भारत और चीन के बीच रेखा कौन सी है जो बांटती है?
मैकमोहन, डूरंड, रेड क्लिफ, पाक जलडमरू, मध्य। ये क्वेश्चन 100 बार से ज्यादा तुम लोग पढ़ चुके होगे भैया। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं मैकमोहन, तो मैकमोहन रेखा भारत चीन को, डूरंड भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान को, रेड क्लिफ जब इसका निर्धारण हुआ था डूरंड का, तो ये भारत और अफगानिस्तान को बांटती थी। फिर बीच में पाकिस्तान आ गया तो भारत और पाकिस्तान। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। ये वैसे इतिहास संविधान का भी प्रश्न है और ऐसा भूगोल में भी आया हुआ है। तो आपको पता है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया। उत्तराखंड में कुल 13 जिले काटे गए थे। कहां से? यूपी से काट के बनाया गया था उत्तराखंड राज्य, जो 13 पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक ना, आगे बढ़े। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल दिया है, महाराष्ट्र दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सबसे ज्यादा वन भारत के मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करेगी? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या नहीं देख लो। 20 में वही सेम एग्जाम, वो घुड़सवार या सॉरी जेल वार्डन, यहाँ पे यूपी पुलिस। ठीक, अब यहाँ पे मैकमोहन पता ही भारत चीन, रेड क्लिफ डूरंड अफगानिस्तान। ये आपको अगले क्लास में मैंने बताया था, ये मैगिडसन है, ब्रिटेन के बीच में यूरोप की रेखा है। ये आपका भारत चीन, ये आपका क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान। और ठीक है, यहाँ पे आंसर किसको लगाओगे? बी वाले को लगा के आगे बढ़ जाओ बिना कुछ विलंब किए। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलेंगे? महल भाषा है कहाँ की? महल भाषा है मालदीव की। मालदीव की भाषा महल है। अब लक्षद्वीप जो हमारा द्वीप है, जो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है, इसका सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? आपका मालदीव के ऊपर। मालदीव के ऊपर कौन सा बताएंगे? जो 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाएगा। कमेंट करो यार, याद है कि नहीं याद है? लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। क्या हो जाएगा? कावारत्ती। अब यहाँ पे मालदीव, इनकी वास्तविक भाषा तो मलयालम है, मलयालम है। ये इनकी वास्तविक भाषा मलयालम है, लेकिन यहाँ पे मालदीव की भाषा का प्रयोग किया जाता है। मालदीव की भाषा क्या है? महल मालदीव की भाषा है। और बड़े पैमाने पे ये द्वीप बेटा कौन सा है? ये द्वीप है मिनिकॉय। और ये तुम पढ़े होगे, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से फलाना चैनल देखा अलग करती है, पढ़े हो ना? तो वही मैं पूछ रहा हूँ, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय है, मिनिकॉय। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? महल बोली जाती है। आगे बढ़े। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके सबसे निकटतम है? जैसे तुम मैप देखोगे, और मैं मैप में इस पूरे क्लास को बता भी चुका हूं कि बेटा इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल। तो ग्रेट जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बेटा, सबसे नीचे जो द्वीप समूह है वो कौन सा है? निकोबार। निकोबार के सबसे नीचे का पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये सिर्फ सबसे निकट किसके है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से। किससे है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से है। तो यहाँ ऑप्शन तुम सही लगा दोगे, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या बंदीपुर। तो तुम्हें बताना है एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा सिर्फ और सिर्फ एक सींग वाले गैंडे के लिए उद्यान है। ठीक, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? आ गया प्रश्न जिसपे हम बार बार चर्चा किए हैं, और अपने जो हमारा प्लेलिस्ट है राजीएस विद राजीव सर, उसमें भूगोल की क्लास में अक्षांश देशांतर में इसकी चर्चा बहुत डीपली हुई है बेटा।
ये लोअर पीसीएस और पीसीएस का प्रश्न बनता था। गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। अगर एक मैप मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, मैं आपको अच्छे से समझा लूंगा। देख लेना मैप यहाँ पे है कि नहीं तो मैं मैप ले लूंगा। ये मैप, ये जो थोड़ा डाटा है तो सीधा नहीं है, थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा क्योंकि टाइम बंद करके फिर खोलना मजा नहीं आएगा। और ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा मैप। ठीक, ये हमारा क्या है, ये मैप है। मैप में सीधे हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की। ठीक ना, देखो अब जब तुम पढ़ते हो, मैं बार बार तुमसे एक ही वर्ड बोलता हूं। पहला वर्ड क्या बोलता हूं, ध्यान से समझो बात को तुम। कर्क रेखा से सबसे दूर है। गांधीनगर का मतलब हो गया बेटा गुजरात, रांची का मतलब हो गया झारखंड, अगरतला 1 2 3। अब ये राज्य तुम्हारा है मेघालय। सबसे, अगर तुमसे पूर्व से कहा आने को, पूर्व से आइए, ये है आपका त्रिपुरा। मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कौन सा, झारखंड। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के ऊपरी, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद बहुत थोड़ा सा राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे ज्यादा रेखा किस राज्य में है, एमपी में है। और सबसे कम रेखा किस राज्य में है, राजस्थान में है। सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, राजस्थान में है। अब जो गांधीनगर है बेटा, गांधीनगर, गांधीनगर की दूरी है 23°19। एक सेकंड भाई, यहां पे लिख दें 23°19। गांधीनगर की दूरी है। रांची, रांची की बेटा दूरी है 23°35। फिर भुवनेश्वर, क्या भुवनेश्वर इसमें है, नहीं है। अगरतला की है 23°50। 23°50। अब जो आपका भुवनेश्वर है मेरे प्यारे भाई, वह कहां पे है, भुवनेश्वर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन क्या पूछा है, कर्क रेखा के सबसे दूर कौन स्थित है, सबसे दूर कौन स्थित है, निकट नहीं पूछता है, दूर। अब कर्क रेखा की क्या है, 23°30। 23°30 कर्क रेखा है। तो अब 23:35, 5 मिनट की दूरी पे बहुत निकट है। 23:19 मतलब 20:10:30, 11 मिनट की दूरी पे ये भी निकट है। 23:50 का मतलब 30, 10:40, 10:50, 20 मिनट, ये अभी तक ज्यादा दूरी है। भुवनेश्वर तुम्हें नहीं पता, लेकिन भुवनेश्वर अगर नहीं पता तो क्या भुवनेश्वर नहीं पता, ठीक, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो भुवनेश्वर की जो दूरी है वो है 23:42। अब 23:42 जो भुवनेश्वर की दूरी है बेटा, अब आप यहाँ पे ये भी निकट हो गया 30, 10, 40, 12। तो सबसे दूरी पे कौन हो गया, अगरतला। कर्क रेखा पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन जरूर यूपीपी में ध्यान रखना। पश्चिम से पूर्व अगर राज्य पूछेगा, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, इधर से पूछेगा तो। और दूसरा, ये निकट राज्यों के नाम, सबसे निकट रांची है 23:35 पे, और यह स्थान आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न बहुत अच्छा था जो कि यूपीपी में पूछा गया प्रश्न था। आगे बढ़े। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। अब बेटा उत्तराखंड और एमपी में ढूंढो तो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। ये गलती ढूंढने की कोशिश तुम मत करना। तुम्हें बताना है चित्रकूट जलप्रपात किस जनपद में है। तो बेटा चित्रकूट जलप्रपात हमारा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। अगला,
भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडारण मौजूद है? कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका भंडारण है? यूरेनियम का नहीं, रेडियम का नहीं, बिस्मिथ का नहीं, थोरियम का। सबसे बड़ा भंडारण भारत के पास किसका है? थोरियम का है। ठीक, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया का जब दक्षिण जाओगे तो एकदम दक्षिण कोने पे वहां पे तस्मानिया, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का द्वीपीय राज्य है, तस्मानिया है, तस्मान द्वीप। आगे बढ़ेंगे। तस्मानिया निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी के किनारे नहीं स्थित है, किनारे स्थित नहीं है। नासिक, नौसाली, नांदेड़ व निजामाबाद। तो बेटा जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि कौन सा शहर गोदावरी के किनारे नहीं स्थित है, तो ये अगर तुम्हें लग रहा है नौसाली तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, नांदेड़ तो हमने कभी सुने ही नहीं, निजामाबाद जानते नहीं। नासिक एक फेमस जनपद है महाराष्ट्र में, हम जानते हैं वहां प्याज बहुत मशहूर है। तो बेटा नासिक ही गोदावरी के किनारे नहीं है, नासिक ही गोदावरी के किनारे नहीं स्थित है। बाकी सभी जगह यहाँ पे ये पब्लिक नाम है और बाकी नॉर्मल है। और अगर पूछता है तब क्वेश्चन टफ हो जाता, नहीं है तब क्लियर है कि नासिक गोदावरी के किनारे नहीं है। बाकी सब हमारे क्या है? गोदावरी के किनारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को मन्नार मलक्का जल संधि नहीं, पाक जल डमरू मध्य, सुंडा जल बली। तो पाक जल डमरू मध्य जो है बेटा भारत और श्रीलंका को अलग करेगा। मलक्का जल डमरू मध्य सिंगापुर और सुमात्रा को अलग करता है। सुंडा जल डमरू मध्य जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से जावा द्वीप को अलग करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में सीमा संयुक्त राज्य की किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा से साझा नहीं करती है? फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड या मैरीलैंड। तो यहाँ पे बेटा जो आपका सही आंसर होगा, अमेरिका का एक ऐसा राज्य जो अमेरिका के साथ सीमा, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूमि सीमा नहीं साझा करता, वो है हमारा अलास्का। वो हमारा कौन सा राज्य है? अलास्का। आप मैप में देखेंगे अलास्का एकदम अलग है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो कि किसका राज्य है? अमेरिका का राज्य है। लेकिन सीमा किसे साझा करता है? वह सीमा साझा करता है कनाडा के साथ। किसके साथ? कनाडा के साथ। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट नदी द्वीप के पर स्थित है? नर्मदा तट पर, नर्मदा के किनारे क्या स्थित है आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? इसकी लंबाई देख लेना, निर्माण देख लेना, किस कंपनी ने निर्माण किया है, एक बार जरूर देख के आगे बढ़ना, क्योंकि पुराना मामला हो गया है, लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। अगला चलो, अगला है निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन स्थित है? अब अगर ये मामला पूछा है गुयाना, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, तो दक्षिण अमेरिका का सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मतलब देश है ब्राजील। और ब्राजील में दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है और दुनिया का सबसे बड़ा वन जिसे विश्व का हृदय कहते हैं अमेजन वन भी है। तो यह हो जाएगा ब्राजील का, क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लंबाई में कम से कम 4 बार इस पे वीडियो बना भी चुका हूं बेटा, पिछले वीडियो में। गोदावरी। आप जीएस विद राजीव प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक प्रश्न को, नदी तंत्र को बहुत डिस्क्रिप्टिव बात किया गया उसमें, गोदावरी, और सब उसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक, तो ये अब इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं लेंथ के आधार पे, और पवित्रता के आधार पे दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं शुद्धता के आधार पे। अगला प्रश्न क्या है? एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? इराक, सऊदी अरब, यमन या ईरान?
तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादक है, भंडारक नहीं। तो सऊदी अरब जो है, संयुक्त सऊदी अरब अमीरात जो समूह है बेटा 5 लोगों का, ये सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है? उत्पादक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे पुराना, सबसे पहले तेल उत्पादन शुरू हुआ था डिगबोई में। और डिगबोई कहाँ है? असम में तेल शोधन कारखाना था। तो डिगबोई कहाँ है? असम में। तो आप ठीक किसको मारेंगे? असम को मारेंगे। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पे भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं एक्वीफर, तालाब, बारिश का पानी, या क्या कहेंगे? अगला लास्ट ऑप्शन है अंतर्जलीय। उस जल को अंतर्जलीय कहते हैं जो जमीन के अंदर होता है। भूजल रिसाव द्वारा रिचार्ज क्या होता है? जब भूजल रिसाव से नीचे जाएगा तो वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। आगे बढ़, बस सिर्फ घुमाया गया है बस इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नहीं है? यमुना की सहायक नहीं है। केन, बेतवा, चंबल, तीनों की तीनों बेटा यमुना की सहायक नदियां हैं। एक नदी यमुना की सहायक नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूं 1 मिनट इसको, यमुना की सहायक नदियों को, यमुना जल तंत्र, ठीक। ये हमारी बेटा यमुना जल तंत्र, ये कौन सा जल तंत्र है? यमुना जल तंत्र है। ये यमुना आपकी आगे बढ़ रही है, ध्यान से देखिए, ये यमुना नदी है हमारी, ठीक। ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे 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 चली गई और इलाहाबाद में ये गंगा आई और इलाहाबाद पे इसने संगम बना लिया। इलाहाबाद इसी के बीच में है। तो इलाहाबाद के दाएं से यमुना है और इलाहाबाद के बाएं से गंगा है। तो गंगा के दाहिने इलाहाबाद है, यमुना के बाएं बीच में कौन सा है? इलाहाबाद पड़ जाएगा। अब देखो, चंबल इसकी सहायक नदी है। चंबल की सहायक क्षिप्रा है, चंबल की सहायक काली सिंध है, चंबल की सहायक पार्वती है, चंबल की सहायक बनास है। ये यहाँ पे संगम बनाई। सिंध सहायक है, बेतवा सहायक है, केन सहायक है। तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अब इसमें से कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नहीं है? तो तुम स्वतः देख के बता दो, संजय, कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं होगी, ठीक। कौन सी नहीं? कल्याणी नहीं होगी। आगे बढ़ जाओ, एक काम और छोटा सा कर लेना, पढ़ लेना आज इसको कि चंबल यमुना का संगम किस जिले में? यूपीएसआई का आया प्रश्न है। और सिंध का कहाँ है? बेतवा का। ये है आपका बांदा में और यहीं पे, ठीक। ये इसके पीछे, इसके ऊपर आपकी वही पहाड़ी है, कौन सी? बिंद पहाड़ी। और वह अपशिष्ट पहाड़ी है जिससे मोरंग टूट के गिरता है। क्या गिरता है? जब पहाड़ी पे बारिश होती है तो पहाड़ी लाल पत्थर से है, मोरंग बहता है। और ये सभी नदियां मोरंग लेके कहाँ मिलती हैं? यमुना में। और यमुना में बांदा से देखो बहुत बड़ी वाली मोरंग, यही आसपास यमुना में मोरंग की खान होती है। मोरंग की खुदाई की जाती है। कहाँ से? यमुना से। गंगा से बालू की खुदाई की जाती है क्योंकि गंगा जहां बहती है वहां पे अवशिष्ट पहाड़ियां नहीं है कि उसमें मोरंग टूट के आए। वो मैदानी भाग में बहती है, वहां बालू टूट के आती है, ठीक। ये संगम यसाई में आया था, इसलिए आज फिर बोल दे रहा हूं। ये मत सोचना कि नहीं बताना चाहते, नहीं। आप नेट पे सर्च मारो, लिखो और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में देखो, बहुत सा ध्यान से बात, कितनी महाद्वीप है? महाद्वीप में सबसे बड़ी एशिया, अफ्रीका, ठीक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 4 हो गई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आपकी हो गई ना, 2 2 4 2 6 1 7। तो इनका सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा देश आबादी में,
इनका सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा देश आबादी में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा आबादी, इन पांचों की देख लेना। इनका सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कमेंट कर बता सकते हो। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, उत्तरी अमेरिका का ग्रीनलैंड, विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का है कौन सा? बोर्नियो, दक्षिण अमेरिका का फॉकलैंड, यूरोप में बहुत सारे द्वीप ही द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीपी राज्य तस्मानिया है। ठीक, तो ये एक बात सभी को देख लेना। ये प्रश्न बेटा कहाँ का पूछा है? ये प्रश्न पूछा है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? सोमालिया, नाइजीरिया, मोरक्को या बेसिन? तो बेटा यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नाइजीरिया। नाइजीरिया सही है, तुम देख के तब आगे आना। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल? उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो बेटा उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है कनाडा। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा हमारा? कनाडा होगा। कौन हो जाएगा? कनाडा। वो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है उत्तरी अमेरिका के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो भैया 1000 बार ये प्रश्न हो चुका है। नर्मदा, ताप्ती, माही, ये तीनों खंभात की खाड़ी में गिरेंगी। खंभात की खाड़ी कौन सी है? ये वाली एरिया खंभात की खाड़ी है। यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात, ये खंभात की खाड़ी है, यही गिरती है नर्मदा भी, ताप्ती भी और माही भी। ये सब कहाँ गिरती है? ये तीनों कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी ब्रह्मा घाट में कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? शारदा। कौन सी? शारदा। ये नेपाल से आ रही है शारदा नदी, कर्णाली से जुड़ेगी, नाम हो जाएगा शारदा। अयोध्या में इसका नाम सरयू है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2022-23 में पूरे, अभी तक क्या था, अयोध्या में इसको सरयू के नाम से जानते थे, पूरे यूपी में शारदा के नाम से। ठीक है, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में 2023 इस नदी का नाम क्या करवा दिया? सरयू ही करवा दिया। तो पूरे यूपी में इसको किस नाम से अब जानेंगे? अब इसको जानेंगे सरयू के नाम से, जो अयोध्या के बगल में है। नाम क्या था? शारदा। आगे बढ़े। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? श्रीलंका को। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सीलोन था, जहां पे कुछ खास बताना नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ चलो। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? यहाँ पे भैया समझौता एक्सप्रेस चलती है, 2 ट्रेनें हैं, एक अप करेगी एक डाउन करेगी। कितनी ट्रेन चलती है? 2 ट्रेनें चलती हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। गोदावरी का उद्गम भैया जो हमारा होता है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तो आपको पता है गोदावरी सह्याद्री पहाड़ियों से महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 18 का प्रश्न है। अगला, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर जम्मू कश्मीर में है। बुलर जम्मू कश्मीर में है। और जल्दी से रिवीजन कर लो, कौन सी झील? लोकटक कहाँ पे है? पढ़ते के साथ साथ रिवीजन करो। डल कहाँ पे है और चिल्का कहाँ पे है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा में, बुलर जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है। ठीक। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा भैया यार, राजस्थान, मिजोरम। अभी आपको बताया था कि अगर तुम पूर्व से जाओगे तो पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। कितने हो गए? 8। पश्चिम से जाओगे तो ये क्रम रहेगा, यूपी बिहार सब उसमें नहीं रहेगा, आपको वही टिक करके आगे बढ़ जाना है।
अगला, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? हिमालय पर्वत का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? माउंट लोहत्से, माउंट मकालू, माउंट फुजी या माउंट कंचनजंगा? तो बेटा तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। माउंट कंचनजंगा तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और तिब्बत की सीमा में जाने वाला माउंट लोहत्से सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक, और दूसरा यहाँ है नहीं, तो पहला माउंट लोहत्से होगा और तीसरा माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य या खाड़ी अलग करता है? मन्नार। मन्नार की खाड़ी किसको अलग करेगा? मन्नार की खाड़ी अलग करता है। और जल डमरू मध्य में क्या दिया है? पाक जल डमरू मध्य। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य, लेकिन यहाँ पे तुमको क्या बताना है? जल डमरू मध्य। तो तुम क्या कहोगे? पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? श्रीलंका के उत्तर में मन्नार की खाड़ी स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार, बे नहीं है बेटा। डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियां की दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित की गई राज्य की दस्तावेज है। अब जो इसका जो पूरा नाम है वो है रेड डाटा बुक। रेड, इसमें वो चीजें लिखी जाती हैं जो विलुप्त होने के कगार पे होती हैं। वो जानवर जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनका वर्गीकरण किसमें रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। आप इस पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए 2023 में कौन सा जानवर रेड डाटा बुक में लाया गया? एक बार करंट पेज को जाकर देख लीजिए, 24 में एग्जाम है तो कौन सा जानवर दो रेड डाटा बुक में लाया गया? एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इस पे आता भी है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? पूरा बहुत बेहतर विश्लेषण हुआ है। भले वो आलो यादों का एक बार भगा के देख लो यूपीपी वालों, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लिखित गारंटी दे दो। बहुत अच्छा वहां पे स्पेन है। काली मिट्टी, काली मिट्टी करके आगे बढ़ जाओ। अगला है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? स्थानिक प्रजाति का मतलब पहले यहाँ पे समझ लिया जाए। वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। तो कौन सा जानवर भारत के स्थानिक का उदाहरण नहीं है? बंगाल टाइगर एक ही क्षेत्र में रहेगा, एक सिंगी गैंडा एक ही सींग में रहेगा, मिथुन एक हिरन का ब्रांड एक ही से रहेगा, गाय इसमें नहीं होगा। गाय एक स्पेशली क्षेत्र में नहीं रहता, आप जहां रखेंगे वहां रहेगी। ठीक, अगला, भारत का सबसे लंबा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उत्पादक राज्य बेटा पूछा है ना, यहाँ पे दो टाइप के प्रश्न आते हैं, एक उत्पादक दूसरा भंडारण। तो यहाँ पे आपसे पूछा है उत्पादक और बॉक्साइट। बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है उड़ीसा। बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आ गया कि प्रभावित कौन कौन है? ये प्रभावित है और ये प्रभावित है। और बेटा महाराष्ट्र भी कुछ प्रभावित था बीच में, लेकिन गोवा इससे बिल्कुल भी प्रभावित राज्य नहीं है। गोवा, महाराष्ट्र, अगर गोवा नहीं, महाराष्ट्र, बिहार अगर यहाँ पे ऑप्शन में आ जाता तो हम महाराष्ट्र को टिक करते। तब हम किसको टिक करते? महाराष्ट्र को। लेकिन गोवा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं, इसलिए हमने महाराष्ट्र को टिक नहीं किया। इसमें से कौन सा डिग्रेडेबल नहीं है? निम्न से कौन सी चीज पर्यावरण में सड़ के उसका आगे नहीं बढ़ाएगी? सब्जी भी सड़ जाएगी, केचुआ भी सड़ जाएगा, फल भी सड़ के बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम फाइल सड़ के खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम फाइल नहीं सड़ेगा। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? जैव विविधता का मतलब होता है घास और वनस्पतियां। तो सबसे ज्यादा भारत में वनस्पतियां पाई जाती है पश्चिमी घाटी पे, जिसे कहा जाता है सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। तो यहाँ पे क्या धनी है? किसमें? जैव विविधता में सबसे ज्यादा वनस्पतियां ही पाई जाएंगी। भारतीय मृदा में कमी है मैग्नीज की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की या फास्फोरस की। तो भारतीय मृदा में जो सबसे बड़ी कमी है वो नाइट्रोजन की है। और उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग एक खाद डालते हैं यूरिया, जिसमें 46% क्या होता है? नाइट्रोजन। और एक नई यूरिया आई है, नैनो यूरिया।
किसकी कमी को पूरा करने के लिए? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे आप पढ़े होंगे तो 3 नदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों तिब्बत में होती है, तिब्बत में, अब हम चीन भी कह सकते हैं, ठीक। ये मानसरोवर ग्लेशियर के एकदम निकट से उनका उत्पत्ति होती है। तो बाहर, भारत के बाहर ब्रह्मपुत्र। नदी तंत्र पढ़ाया गया है और वो अभी तक आए हुए सभी एग्जामों का निचोड़ है। आप एक बार जाके वीडियोज को देख लीजिएगा बेटा। अपने चैनल के प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत डीप पढ़ाया हूं। 99% भूगोल के प्रश्न नहीं गलत होंगे तुम्हारे, मैं गारंटी लेता हूं। उसमें से जीएस विद राजीव सर के करके है, भूगोल सारे पढ़ाए गए। आप जाकर प्रीवियस ईयर पेपर है और पूर्वावलोकन का है वो। इग्लू क्या है? बर्फ में बने हुए घर या इग्लू होते हैं। तो काला हांडी, खाना बदोश शिकार, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, ठीक। गुम्बद आकार का घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाई, ठीक, जिसमें एस्किमो रहती है, यहाँ की जनजाति है। कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका पे। कहाँ पाया जाएगा? अंटार्कटिका पे इग्लू पाया जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फ में बना हुआ घर, बर्फ हमेशा कहाँ रहेगी? अंटार्कटिका में रहेगी, दक्षिण ध्रुव पे। चंबल नदी किन राज्यों से होके बहती है? बेटा चंबल का जो उद्गम होता है वो होता है एमपी में। उसके बाद चंबल राजस्थान में थोड़ी छूती है, फिर आ जाती है कहाँ पे? यूपी में। तो यूपी, महाराष्ट्र कट कर दो यार, उड़ीसा यहाँ है, यहाँ कट कर दो, बिहार है कट कर दो, यहाँ कट कर दो, ये टिक कर दो, उड़ीसा, एमपी और राजस्थान, सॉरी एमपी और राजस्थान, यूपी, ठीक है ना। इसी की सहायक अभी तुमको दिखाया था। इसमें परियोजनाएं बहुत सारी हैं, राणा प्रताप, गांधी, ठीक, देख लीजिएगा। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं? अग्नि, परतदार, रूपांतरित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार एक बात समझ लो, कोई सेल का अग्नि, अग्नि का मतलब होता है जला हुआ। अगर जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अंश, जीवाश्म जो सड़ के बच जाए। अग्नि चट्टान में कभी नहीं पाया जाएगा, कभी नहीं पाया जाएगा, कॉमन सी बात। रूपांतरित सेल में वह सेल जो किसी टेम्परेचर के कारण, दबाव के कारण, प्रभाव के कारण परिवर्तित हो जाए, बहुत पुरानी सेल हो, चट्टान नहीं होगा। परतदार जो सेल होंगी उसमें क्या पाया जाएगा? जीवाश्म सिर्फ परतदार में पाया जाएगा। एक परत बैठी है, उस पर पेड़ उगे, फिर अगली परत जम के आ गई, तो नीचे जो पेड़ बच गए क्या कहलाएंगे? जीवाश्म कहलाएंगे। परतदार यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। कमेंट करके बेटा परसेंट बता दो सबका। पहली सबसे बड़ी गैस, दूसरी गैस, ठीक, इन दोनों को कमेंट करके तुम बता दो कितने कितने प्रतिशत है। कौन 75 है, 78 है, 21 है, 20 है, 19 है? कमेंट करके जरूर बता दो तैयार है तुम्हारा कि नहीं तैयार है। अगला प्रश्न, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? कौन? अच्छा देखो यहाँ पे एक हवा है पछुआ, उसका नाम ही पछुआ है, तो हवा क्यों बदलेगी? क्यों दिशा बदलेगी? ध्रुवीय हवा। ध्रुव से जब हवा, जब ये आपका क्या है? ये ध्रुव है, ये आपका क्या है? ध्रुव है, ये आपका क्या है? ध्रुव है, नाच रही है। अब ऊपर से हवाएं नीचे की ओर आएंगी, ऐसा थोड़ी ना उल्टा चलेगा, ये हमेशा इसी क्रम में नीचे बढ़ती रहेंगी, दिशा नहीं बदलेगी। तो बदलेगा कौन है दिशा? अब यहाँ पे ना तो पछुआ बदलेगी और ना तो ध्रुवीय बदलेगी, फिर बदलेगी कौन? व्यापारिक या मानसूनी? तो बेटा जो हवा बदलती है वो सिर्फ कौन बदलेगा? या तो व्यापारिक या तो जल्दी बताओ मानसूनी। व्यापारिक पवनें भी एक दिशा में चलती है, हमेशा एक दिशा में चलेगी। मानसूनी हवा क्या करेगी? वर्ष में 1 बार 2 बार क्या करती है? अपनी दिशा बदल देती है दबदबा और ताप के साथ साथ, ठीक। और कोई हवा इसमें नहीं बदलेगी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुभार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगर इसी ऑप्शन में चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता तब भी सही होता। क्यों होता है? आप जानते हैं कि पृथ्वी से 14
15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य है और 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा है, सूर्य है। ये दोनों पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं, ये दोनों पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं। पृथ्वी पे एक लिमिटेड मात्रा में किनारे किनारे क्या है, जल है, तो ठोस पृथ्वी इनकी तरफ नहीं खींचती। यही जल यहां से घट के इधर क्या होता है, बढ़ जाता है, इधर क्या होता है, बढ़ जाता है, यहां से कम होके। तो 2 स्थान पे भाटा होता है और 2 स्थान पे ज्वार। तो ज्वार किसके कारण होगा? लेकिन अगर तुमसे पूछेगा किसका अनुपात ज्यादा लगता है, तो चंद्रमा का 11 होता है और सूर्य का 5। तो चंद्रमा 11:5 के अनुपात में होता है। चंद्रमा ज्यादा प्रभाव डालता है, सूर्य कम प्रभाव डालता है। तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पे ज्वार और भाटा आता है। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा सब के सब मरुस्थल के नाम हैं। अब तुम ये बता दो भैया, कौन सा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? गोबी एशिया, कालाहारी अफ्रीका, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका और सहारा अफ्रीका का विश्व का सबसे बड़ा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बेटा, पश्चिमी घाट पे गिरने वाली नदी नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती। यह क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और डेल्टा कौन बनाएगा? गंगा। और पूर्वी घाट पे गिरने वाली नदियां, इस घाट पे बहने वाली नदी डेल्टा बनाएगी और इधर बहने वाली नदियां एस्चुरी बनाती है। डेल्टा और एस्चुरी होता क्या है? अब अगर बहुत सामान्य भाषा में तुमको एक बात समझाऊं, यार हम गांव के लोग हैं, और तुम समझो कि जब तुम खेत में पानी भरने जाते हो तो कभी कभी पानी तुम पाइप से भरते हो, मशीन के मुख में, ट्यूबवेल के मुख में, सबमर्सिबल में पाइप बांध दिए, पाइप ले आके खेत में रख दिए, मशीन चला दिए, एकाएक पानी पाइप से खेत की जहां पे गिरा वहां पे क्या हो गया? गड्ढा हो गया। वहां पे तुरंत तो गड्ढा हो गया, लेकिन जो मिट्टी काटी थोड़ी दूर बाद जाके जम गया। ये एस्चुरी है। एकाएक पानी तेज प्रेशर से नीचे गिरा, काट के आगे जमा दिया। डेल्टा क्या है? अब तुम नाली से खेत में पानी खोलो, नाली से, नाली पूरी लंबी 100 मीटर नाली है, काटते काटते मिट्टी को जब खेत के पास पहुंचेगी तो थोड़ी दूर बहने के बाद अपने आप आगे खेत और नाली जहां पे मिलना शुरू करेंगी, वहां पे क्या कर देगी? वहां पे मिट्टी का जमा हो जाएगा, पानी ऐसे ऐसे बहेगा, फिर जमा होगा, ऐसे ऐसे बहेगा, 3-4, यही डेल्टा है। ये क्या है? डेल्टा है। और जो डायरेक्ट गिरेंगी ये एस्चुरी है। तो पश्चिम घाट में बहने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? ज्वार नदमुख का। और यहाँ पे गिरने वाली नदियां पूर्वी घाट में डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? गैर परंपरागत, परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत। परंपरागत में कोयला हम प्रयोग करते हैं, पेट्रोलियम का प्रयोग तो हम करते हैं। अब कोयला परंपरागत है, पेट्रोलियम परंपरागत है, ये गैर परंपरागत। इसका परंपरागत का मतलब जो चला आ रहा है। पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति गैर परंपरागत है। एडी किसी ऑप्शन में है? एडी उठा के तुम टिक कर दो। ये दोनों परंपरागत, ये दोनों गैर परंपरागत। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रामनगर, लखीमपुर, राजस्थान व असम। तो बेटा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। और जब उत्तराखंड में स्थित है तो उत्तराखंड राज्य का सिर्फ एक नाम दिया है और बाकी यूपी का, राजस्थान का, असम का तो बिना पूछे या ठीक कर दिया गया। क्यों हम आगे विचार करें? पॉइंट क्लियर हो गया ना? सुंदर वन है, दक्कन का पठार, गोदावरी। बच्चों को पता है सुंदर वन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना का डेल्टा क्या कहलाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ही सुंदरवन डेल्टा पाया जाएगा, जहां पे सबसे ज्यादा मैग्रो वन पाए जाएंगे। मैग्रो वन क्या होते हैं?
वह जंगल पूरा का पूरा दक्षिण भारत, ये पूरा जंगल जहां पे समुद्र के पानी से सिंचाई हो जाएगी, पूरा पश्चिम बंगाल जहां पे समुद्र के पानी से सिंचाई हो जाएगी, वहां सब जगहों पे मैंग्रोव वन पाया जाएगा। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा के होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। हरित गृह प्रभाव, बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो इसको नहीं समझते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव को। आपने देखा होगा ये बात कक्षा 6 या 7 की किताब में, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे आपके वृक्ष होंगे, पानी होगा, जमीन होगी, पहाड़ होंगे, सब होगा। इससे सूर्य का प्रकाश आएगा, इससे सूर्य का प्रकाश आएगा। किससे आएगा? सूर्य से पृथ्वी पे आएगा। लेकिन हरित गृह हरित प्रभाव के कारण वह प्रकाश निकल के वापस नहीं जा पाएगा, वह प्रकाश वापस नहीं जा पाएगा, इसी में ऐसे रुक के रह जाएगा। किसके कारण? गृह प्रभाव के कारण। अब किस गैस के कारण बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड इसकी सबसे प्रमुख गैस है। ये पृथ्वी की मित्र भी कही जाती है, क्योंकि अगर ये गैस ना होती, हरित गृह प्रभाव ना होता, तो रात में जो टेम्परेचर आता, दिन में वह टेम्परेचर निकल जाता। बुध को तुम देखो, बुध के पास वायुमंडल नहीं है, हरित गृह प्रभाव नहीं होता, वहां पे सबसे तापांतर होता है, वहां पे दिन में तापमान प्लस और रात में उतना ही माइनस। और शुक्र को देखो, वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका ज्यादा हो गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसमें जल वाष्प सबसे प्रमुख गैसों में है। जैसे आप जब किसी खेत में जाएंगे तो वहां उमस ज्यादा होती है, क्योंकि वहां जल वाष्प ज्यादा है। दलदली जोन में जाएंगे वहां जल वाष्प ज्यादा है। जब मेथेन का उत्पादन, जहां धान के खेत में मेथेन ज्यादा है, तो ये सब चीजें वहां पे हरित गृह प्रभाव की अधिक मात्रा होने से बढ़ा देती है। ठीक, यहाँ पे और सारी नहीं, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण अब हल्का पीलापन उस पे उतरता जा रहा है। क्या हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। अब यहाँ पे ये तो ठीक था, लेकिन ये बताओ अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? ये प्रश्न है तुम्हारा। अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? अम्लीय वर्षा कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन अच्छा है, साइंस का प्रश्न। किस गैस के कारण होगी? किस ऑक्साइड गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है? आगे बढ़े ना। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में जाने वाला प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर S.J. कासिम अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सघन नहीं है? सघन का मतलब बेटा होता है बहुत पास पास होना, बहुत करीब होना, बहुत घना होना। घना होना सघन कहलाता है। ओस बहुत घना होता है, कोहरा भी बहुत सघन होगा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा भी बहुत क्या होगी? सघन होगी। मेघ भी सघन होगा, पाला भी सघन होगा। इनमें एक कण से दूसरे कण बहुत निकट होते हैं, लेकिन धुआं में एक कण से दूसरे कण बहुत दूर होंगे, तो धुआं क्या होगा? सघन नहीं होगा। और सब क्या हो जाएंगे? अत्यंत धुंध, पाला। जो जिनका टेम्परेचर लो होगा बेटा, जो कम टेम्परेचर में होंगे वो सब सघन होंगे। जो हाई टेम्परेचर की चीजें होंगी, जिनमें जो बहुत गर्म होंगी, उनके एक कण दूसरे कण से बहुत दूर होंगे और वो विरल होंगे। अगर यहाँ पूछता लिखित में से कौन सा विरल है, तब भी धुआं होता, और कौन सा सघन नहीं है, तब भी धुआं हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, गलती से नहीं होगा। भूमध्य, अरे यार दोनों नहीं होगा। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य 23.5 ऊपर से बीच में 0, फिर नीचे 23.5 ऊपर कर्क, नीचे मकर के बीच को ही उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है ना।
पलकप्पम में स्थित है। पलकप्पम में तेल शोधन, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु परीक्षण स्थल। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है पलकप्पम। कहाँ पे है? कमेंट करो, सर्च करो, इसको डन करो। 13 का प्रश्न है, फिर आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य पूछा है तुमसे, ना कि क्या पूछा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक। बेटा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का यही तो 2 बार आपका हो गया है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता, पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे इस टॉपिक को मैं कई बार बच्चों को समझा चुका हूं। जैसे ये अभी पृथ्वी कैसी है तुम्हारे सामने? झुकी हुई है, झुकी हुई है। अब झुकी नहीं है। सूर्य का प्रकाश एक निश्चित अवस्था में इस पे ऐसे आएगा और हमेशा इसके ऐसे भूमध्य रेखा पे पड़ता, लेकिन इसके झुकाव के कारण एक बार सूर्य का प्रकाश नीचे और एक बार सूर्य का प्रकाश ऊपर, जिससे कर्क, मकर और मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक, झुकी नहीं होती तो कहाँ पड़ता? ध्रुव भूमध्य रेखा पर पड़ता। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपको बताना है गंडक पे, कोसी पे, कृष्णा पे या महानदी पे। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? क्या आप बता सकते हैं कमेंट करके कि नहीं बता सकते? जल्दी से बताओ, ड्रॉप कर दे इस प्रश्न को। बात तो पढ़े हो ना, कल का परसों क्लास में बांध की बहुत सारी चीजें परियोजनाओं की बात हुई थी, ऑफलाइन में पढ़ाया था, वैसे ही पढ़े हो। तो गंडक पे है, कोसी पे है, कृष्णा पे है कि नदी पे है? नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? आंध्रा में। और आंध्रा में 2 ही नदी है, कृष्णा या महानदी। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना किस पे हो जाएगी? कृष्णा पे। किस पे हो जाएगी? कृष्णा नदी पे हो जाएगी। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.97 है। ऑप्शन में नहीं है, 21 टिक मार के आगे बढ़ जाओ। ठीक, अगला, भारत में कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है केरल। कौन करता है? केरल करता है। 9 का प्रश्न था बेटा। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? CFC। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्या करती है? उसको वायुमंडल में ओजोन परत को घटाती है। क्या करती है? घटाती है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। आगे बढ़े। अगला, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था बंबई से थाने के बीच में। मध्य आधुनिक इतिहास का है, किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। आगे बढ़ जाओ। ठीक, अगला प्रश्न तुमको मिलान करना है। बोकारो भिलाई इंटीग्रल डीजल लोकोमोटिव वर्कस कहां पे है बेटा? डीजल लोकोमोटिव वर्कस आपका हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन यार इसका नहीं है क्या? इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो डीजल लोकोमोटिव कहां हो जाएगा? ठीक, बोकारो झारखंड में हो जाएगा। बोकारो कहां हो जाएगा? झारखंड में। भिलाई छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। भिलाई छत्तीसगढ़ में। अब इंटीग्रल कोच कारखाना तुम्हारे सामने बचा है, जिसके सामने तुम कितने ऑप्शन रखे हो? तमिलनाडु या मयम्पी। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। और हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना बेटा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या होता है सर, अगर आप पूछेंगे तो 23.5 कर्क से लेकर 23.5 मकर तक बीच में जितने मैदान घास के सब उष्णकटिबंधीय हैं। सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। दक्षिणी अमेरिका में 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। उत्तर से दक्षिण इसका विकास हुआ है।
अगला और अंतिम भूगोल का है रात दिन किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण रात दिन होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण रात और दिन होता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए। और आप जितना भी भूगोल आज इस सेट में पढ़े हैं, जितना भी, आप जीएस विद राजीव सर की प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा का पूरा डिक्टो बहुत बेहतर ढंग से सॉल्व है। धन्यवाद।